हेलो फ्रेंड्स, प्रयास अकादमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है एरिया। और एरिया में पिछली क्लास में मैंने आप लोग को वर्ग और आयत के बारे में चतुर्भुज, समचतुर्भुज कहते किसे हैं, जैसा कि मेरा टॉपिक है रोम्बस। रोम्बस कहते हैं समचतुर्भुज को। समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी यहां पर अगर एक साइड ए लिखा हुआ है तो सभी साइड जो होगा वो ए होगा। लेकिन रोम्बस में ये जो एंगल होता है ना वो 90 नहीं होता, यानी इस एंगल को हम 90 नहीं कर सकते। तो 90 होगा क्या? देखिए रोम्बस में जब हम इसके विकर्ण दोनों शीर्षों को, विपरीत शीर्षों को मिलाएंगे तो ये जो बनता है ना ये विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाता है। इसे हम विकर्ण कहते हैं। और विकर्ण में क्या होता है? विकर्ण मतलब इस कोने को इस कोने से मिला देना, यानी ये जो कोना को हम शीर्ष कहते हैं, कोन को शीर्ष भी कहा जाता है। अब जो ये शीर्ष इसको मिलाने के बाद जो विकर्ण एक दूसरे को काटेगा, वो जो काटान बिंदु होगा वो कितने अंश पे काटेगा, कितने डिग्री पे काटेगा? वो 90 डिग्री पे काटता है। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे काटता है। यानी ये क्लियर हो गया। जैसे अगर विकर्ण होगा, क्या क्या दोनों विकर्ण समान होते हैं? क्या समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर भुजाएं तो इक्वल होती हैं, लेकिन जो विकर्ण होंगे वो बराबर नहीं होते। तो क्या होगा? जैसे एक विकर्ण को मैं D1 ले रहा हूं, एक विकर्ण को D2 कहता हूं। जैसे समचतुर्भुज में प्रश्न कैसे बनते हैं आपके सामने, ये भी पूछ सकते हैं कि समचतुर्भुज में प्रश्न कैसा बनेगा। देखिए इसमें अगर आपका टीईटी का पेपर देते हैं या अन्य कोई भी पेपर देते हैं तो उसमें समचतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसमें क्या पूछा था? D1, D2 और एक हमने लिख दिया ए मतलब इसकी क्या हो गई? भुजा। और D1 से डायगोनल, डायगोनल मतलब उसके विकर्ण, दोनों विकर्ण को मैंने क्या मान लिया? D1 और D2 हो गया। D1, D2 और ए। और क्या पूछा जा सकता है आपसे? एरिया के बारे में पूछ सकते हैं। तो एरिया क्या होगा? इस समचतुर्भुज का एरिया क्या हो सकता है? देखिए इसमें एरिया जो होता है वह एरिया क्या होगा इसका? 1/2 D1 इंटू D2 होता है। देखिए इसमें भुजा गुणे भुजा मत कर दीजिएगा कि यहां पर भुजा कवर कर दें, ए गुणे ए कर दें और ए स्क्वायर लिख दीजिए ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। जब भी हम करेंगे D1 इंटू D2/2 करना होगा। देखिए जब हम इसको एक दूसरे से यहां पर कटान जब हम किए, जो ये कोण बना वो 90 का हो गया। और जब भी कोण जब 90 डिग्री का होता है वहां पर कौन सी प्रमेय आती है? वहां पर पाइथागोरस प्रमेय आती है। कौन सी प्रमेय आती है? पाइथागोरस की प्रमेय आती है। उम्मीद करते हैं आप लोग जानते भी होंगे पाइथागोरस के प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब और आधार के बराबर होता है। तो लंब और आधार के वर्ग के बराबर कौन सा होगा? पाइथागोरस की प्रमेय में होता है। यानी ये कर्ण कौन सा होगा इसमें? देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा, जैसे अगर यहां पर जब कटान हो रहा है, यदि इसको मैं D1 मान लेता हूं, इस विकर्ण को मैं जैसे A, B, C और ये लिखा है क्या? D लिखा हुआ है। तो मैं अगर AC को मैं अगर D1 कर लेता हूं और BD को D2 कर देता हूं। देखिए यानी BD यहां पर है और AC यहां पर है। AC को D1 कर दिया मैंने और BD को क्या कर दिया? D2 कर दिया। जब ये एक दूसरे को काटेगा, मान लीजिए वो O बिंदु पे काटता है तो O पे काटेगा, तो जो AO होगा ना, AO बराबर क्या होगा? OC होता है। और क्या होगा? BO जो होगा वो किसके बराबर होगा? OD के बराबर होगा। यानी जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वो परस्पर बराबर काटेंगे। जैसे ये विकर्ण है, इसको काट रहा है, यानी ये लंबाई और ये लंबाई आपस में क्या होगी? इक्वल होती है। देखिए कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे। जो भी आप लोग को आगे प्रश्न, इस क्लास पूरा देखिएगा, जो भी कंफ्यूजन होगा आपका खुद ही क्लियर हो जाएगा, दोबारा पूछने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखिए AO OC बराबर हो गया, BO OD के बराबर हो गया। अगर ऐसा है तो D1 को 2 भागों में बांट देंगे। D1 2 भागों में बढ़ जाएगा। क्या बटेगा भाई? यहां से D1/2 हो जाएगा और ये हिस्सा D2/2 हो जाएगा। ये हिस्सा D2/2 और ये D1/2 दो भाग में, D2/2 दो भाग में। यानी OC को हम क्या कर दिए? D1/2 हो गया और ये क्या हो गया? D2/2 हो गया। क्लियर? जैसे AC को मैंने क्या माना था आपको? AC को मैंने D1 किया था, तो ये AO OC जो होगा दोनों बराबर होगा और ये क्या हो जाएगा? D1/2 हो जाता है। देखिए आगे क्या होगा? अगर आपसे यहां पर BC की लंबाई पूछ दी जाए तो BC क्या होगा? 90 के सामने की भुजा है, तो ये क्या होगा आपके लिए? कर्ण होगा।
ये क्या कहा जाएगा, कर्ण होगा। और यही तो उसकी भुजा है, यही समचतुर्भुज की भुजा भी कहला रही है। यानी BC की लंबाई क्या माना आपने, a माना हुआ यहां पे। तो BC का वर्ग जो होगा वो किसके बराबर होगा, वह d1/2 के वर्ग और d2/2 के वर्ग के बराबर होगा। ठीक, देखिएगा तो BC अर्थात a की लंबाई क्या होगी, a की लंबाई जो होगी दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा d1/2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या होगा d2/2 का स्क्वायर होगा। इस प्रकार से क्या क्लियर हो गया आपको, एरिया क्लियर हो गया। एरिया के बाद क्या क्लियर हो गया, आपको उसकी भुजा पता करना आ गया। पेपर में प्रश्न कैसे बनता है वो भी जानते रहिए। हो सकता है कि पेपर में d1 और d2 की वैल्यू दी गई हो, आपसे एरिया पूछ देगा, तो एरिया क्या होगा 1/2 d1 d2। यानी अगर मान लीजिए अगर इस विकर्ण की लंबाई अगर कुछ भी दी गई है, मान लीजिए इस विकर्ण की लंबाई d1 का मान यदि अगर d1 की वैल्यू अगर आपके सामने 6 दी गई है, d1 की वैल्यू कितनी है 6 है, मौखिक हम बोल रहे हैं आपके सामने, d1 की वैल्यू अगर 6 है और d2 की वैल्यू कितनी है 8 दिया गया है, कुछ भी हो सकता है। वैसे आपका d1 की वैल्यू 6 और d2 की वैल्यू 8 हो गई, तो एरिया क्या हो, d1 की वैल्यू क्या होगा आपके सामने, d1 की वैल्यू मैंने लिखा 6 और d2 की वैल्यू क्या हो गई 8 मैंने कह दिया। तो एरिया क्या होगा, एरिया जो होगा वह 1/2 d1 d2 कितना हो जाएगा तब 1/2। d1 की वैल्यू कितनी है 6 और d2 की वैल्यू कितनी है 8, 2 चौक के 8, 4 छके 24, कितना आ गया भाई, यानी 24। ये जो एरिया होगा वो 24 होगा, कितना 24 होगा। देखिए यहां पर कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, d1 की वैल्यू दी गई होगी, d2 दिया गया होगा, क्या पूछ सकते हैं आपसे एरिया पूछ सकता है। देखिए दूसरी चीज, अगर आपके पास d1 दिया गया होगा और d2 दिया गया है तो आपसे क्या पूछ सकता है, दूसरा प्रश्न आपसे उस समचतुर्भुज की भुजा पूछ सकता है वो, कि उसकी भुजा क्या होगी। देखिए जैसा कि मैंने फार्मूला लिखा हुआ यहां पे ए क्या होगा, ये a के लिए d1 का आधा कितना हो गया, जैसे d1 6 लिखा है तो 6 का आधा कितना होता है 3 का वर्ग, और d2 की वैल्यू क्या होगी, d2 का 8 है, 8 का आधा कितना होगा 4 का वर्ग, दोनों जोड़ लीजिए कितना हो गया ये 25 और वर्गमूल कर देने पे कितना मान आएगा इसका 5। यानी उसकी भुजा क्या कहलाएगी, उसकी भुजा की लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट, जिसमें वो दिया गया होगा यूनिट उसी में रहेगी। जैसे अगर सेंटीमीटर में दिया गया होगा तो ये सेंटीमीटर में रहेगा। ध्यान रखिएगा एरिया का यूनिट जो होगा, देखिए एरिया जो होता है वो लंबाई चौड़ाई के गुणनफल के रूप में होता है, इसलिए वो वर्ग यूनिट होगा। यानी अगर मीटर में है तो वर्ग मीटर होगा, और अगर सेंटीमीटर में होगा तो वर्ग सेंटीमीटर होता है। लेकिन जब लंबाई की बातें करेंगे तो उसमें वर्ग नहीं रहता, लंबाई परिमाप यानी हम लंबाइयों को जोड़ने में गुणा करने में तो वो वर्ग बनता है। लेकिन जब हम अगर लंबाई को लंबाई में जोड़ेंगे तो वो वर्ग मीटर नहीं होगा, वो क्या होगा, वो मीटर ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे यहां पर हमने क्या किया, एरिया को जब निकाला तो ये 24 वर्ग यूनिट हम कह रहे हैं, यहाँ पे अगर मीटर में तो वर्ग मीटर कहेंगे। और वही अगर परिमाप पूछ दे कि इसका परिमाप कितना आएगा, जैसे मैंने भुजा पता किया 5, तो परिमाप कितना होगा इसका 5 चौके 20 हम कह देंगे। 5 का गुणा 4 बार करिएगा, 5 गुणा 4 बार करने पर 20 आएगा, यानी वो मीटर में होगा या यूनिट हम कह सकते हैं। ठीक, आगे देखिएगा इसमें और कुछ ऐसा है नहीं कि जो आपको नहीं आ सकता इसमें। जैसे मैंने एरिया बताया, भुजा निकालना बताया, परिमाप निकालना बताया, और आपको एरिया का एक उदाहरण भी दे दिया कि कैसे हम 1/2 d1 d2 से एरिया पता करेंगे। देखिए फिर से एक बार हम रिवीजन कर दे रहे हैं आपका कि जब भी समचतुर्भुज होगा तो उसके विकर्ण एक दूसरे को जहां काटेंगे, जिस बिंदु पर वो काटेगा तो वो कितने पर काटेगा 90 डिग्री पर ही काटेगा। ये गलती मत करिएगा कि इसके यहां पर इस कोण को 90 कर दीजिएगा ना, अगर उसको 90 कर देंगे तो वो समचतुर्भुज नहीं, वो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये पूरा क्लास आपको समचतुर्भुज का क्लियर हुआ होगा। अगला मेरा टॉपिक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज को देखते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज कैसे होता है, जिस प्रकार से आयत में आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं, जैसे ये चौड़ाई के सामने की भुजा चौड़ाई और लंबाई के सामने की भुजा लंबाई, ठीक उसी प्रकार से
समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं जो होंगी वो इक्वल होंगी। जैसे इसके सामने की भुजा इक्वल होगा और इसके सामने की भुजा इक्वल होगा। तो दोनों में अंतर क्या होता है वो जान लीजिए आप। दोनों में अंतर कोण से होता है। जैसे यहां पर जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 90 यानी 90 अंश का होता है आपका। लेकिन यहां पर जो कोण होगा वो 90 का नहीं होता। तब कितने अंश का होगा, देखिए बस 90 का नहीं होगा, 90 के अलावा वो कुछ भी हो सकता है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें प्रश्न कैसे आता है, देखिए अगर आयत का एरिया पूछा जाता है तो क्या होता है, लंबाई का गुणा हम चौड़ाई में करते हैं। देखिए किस में करते हैं, लंबाई का गुणा हम चौड़ाई में करते हैं और कहते हैं कि इसका चौड़ाई क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, क्या इसमें क्या होता है फार्मूला, आप लोगों ने किताबों में फार्मूला देखा होगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। ये आधार गुणे ऊंचाई का क्या मतलब है, ये कैसे निकालेंगे आप। मान लीजिए ये यल है और ये क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो आधार क्या है इसका, देखिए एक आधार तो ये हुआ, दूसरा आधार आपका बी हुआ। तो क्या हम बी को भी आधार कर सकते हैं, बिल्कुल, ये भी आधार है और ये भी आधार है। कहने का मतलब ये है, इसके सापेक्ष जाएंगे तो इस शीर्ष से यदि हम देखिए ऊंचाई, ये ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई का मतलब जो 90 डिग्री पर पैरेलल, यहां पर इस पे जो ये जो समांतर रेखाएं हैं जो 90 डिग्री बिल्कुल बनावे इस पे, ये इसके लिए ऊंचाई कही जाएगी, ना कि इसको हम ऊंचाई कहेंगे। इसकी ऊंचाई यदि क्या दी गई है, यच, और इसका लंबाई क्या दिया गया है, यल। यानी यहां पर ये यल और ये इसकी ऊंचाई क्या हो गई, यच। यानी आधार गुणे ऊंचाई, इसका एरिया कितना आएगा, यल गुणे यच होगा। तो क्या इसके सापेक्ष कैसे निकालेंगे, देखिए अगर इसके सापेक्ष को कंफ्यूजन आपको है तो ये जान लीजिएगा, जिस प्रकार से इस शीर्ष से इस पर लंब गिराया मैंने, ठीक उसी प्रकार से इस शीर्ष से भी हम इस पर लंब गिराएंगे। तो क्या ये लंब नहीं है, बिल्कुल जी लंब नहीं है। ये लंब होता तो ये 90 डिग्री होता, ये 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री नहीं है तो क्या करेंगे, देखिए इस पर से हम इस पर लंब गिरा दिए। देखिए लंब गिराने पर यदि जहां पर ये 90 अंश बनावेगा, जहां पर 90 अंश बनावेगा उसे हम कहेंगे क्या, ऊंचाई। इस शीर्ष से इस पर लंब गिराएंगे और जहां पर ये लंब गिरेगा उसे हम ऊंचाई कहेंगे। जैसे यहां पर ये यच था, यहां पर मैंने यच1 मान लिया, यानी ऊंचाई यहां पर क्या हो गई, यच1, और आधार क्या हो गया, bh1। तो क्या ये यल एच और bh1 बराबर होगा, बिल्कुल, क्यों नहीं बराबर होगा। यहां से भी कर रहे हैं तो ये इस पर ऊंचाई गिरी तो इसके लिए इसी का क्षेत्रफल आया, इसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया। और जब हम इस पर से इस पर लंब गिराए तो भी इसी चतुर्भुज की बात देखी गई, यानी दोनों आपस में क्या होगा, ये इक्वल होगा। यानी यहां पर यल गुणे यच और ये बी यच1 गुणे बी दोनों आपस में इक्वल होता है। देखिए फिर से क्लियर करते हैं हम आपको कि ये समांतर चतुर्भुज की बातें बता रहे हैं। इसमें देखिए अगर आपके सामने कभी भी समांतर चतुर्भुज के दिया गया है एरिया निकालने के लिए तो क्या करेंगे आप, देखिए समांतर चतुर्भुज को दो भागों में बांट लीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि जब हम ऐसे बांटेंगे तो दो भागों में बटेगा, ये ए और ये क्या होगा, बी बनेगा। तो आपकी इच्छा, आप इस अगर ऐसे निकालना है कि ऐसे निकालना है, अगर देखिए पेपर में जैसे दिया होगा उसको उसके हिसाब से करना होगा आपको। अगर ये लंबाई दी गई है, ये भुजा दिया गया है, ये भुजा दिया गया है और आपसे इसका क्षेत्रफल पूछता है तो क्या करेंगे आप यहां से विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करेंगे। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करेंगे। वो क्या होता है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है विषम बाहु में, मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग हों। विषम मतलब तीनों भुजाएं इसमें त्रिभुज में अलग अलग होंगे। कहने का मतलब यह है कि ये भुजा और ये भुजा तीनों अलग अलग होगी, उसे हम विषम बाहु कहेंगे। तब कौन सा फार्मूला होता है उसके लिए, उस एरिया के लिए। यहां पर आप लोगों ने देखा है कि करड़ी में यस माइनस ए, हीरोन्स फार्मूला कहते हैं इसे, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये क्या होता है, इसमें यस क्या दिया होता है, देखिए इसमें यस का मतलब ये होता है कि 2s इज इक्वल टू परिमाप। तो यस क्या होगा, ये अर्ध परिमाप होगा।
इसकी सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से हम इस त्रिभुज के भाग का क्षेत्रफल पता कर लेंगे और जस्ट इसमें 2 से गुणा करने के बाद हम पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला जो विषमबाहु का लिखा गया है, हीरोन्स फार्मूला कहते हैं इसे, कड़ी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, जो मैंने लिखा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। और इसकी सहायता से आप इस भाग का क्षेत्रफल आप पता कर लेंगे, यानी यस यहाँ पे क्या, जहां यस आपका अर्ध परिमाप होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। यहां पर मैंने आपको बताया क्या, यहां पर मैंने आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया। यहां पर समांतर में मैंने क्या बताया आपको, आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल। कैसे आधार गुणे ऊंचाई होता है वो अभी मैंने आपको बताया। मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि जो तिरछी ऊंचाई होती है इसको हम ऊंचाई में काउंट नहीं करिएगा। ऊंचाई अगर आपको लेना भी है तो यहां से लंबवत रेखा एक गिरेगी इस भुजा पर जो आधार है उस पर, और उसे हम यच कहेंगे। और इस शीर्ष से इस चौड़ाई पर एक लंब गिरेगा, ये लंबवत होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये लंब के रूप में होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे, b गुणे h1 कहेंगे और ये l गुणे h कहेंगे। यहां पर इसका ऊंचाई, यहां पर क्षेत्रफल होगा LH और ये होगा BH1, यानी दोनों आपस में बराबर होगा। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए परिमाप वही होगा जो उस आयत में होता है। आयत में क्या होता है, 2l + b, यानी लंबाई चौड़ाई को जोड़ करके उसको दुगुना कर देंगे तो परिमाप आएगा। ठीक वही यहां पर भी आएगा, लंबाई चौड़ाई जोड़ दीजिएगा और जोड़ने के बाद 2 से गुणा कर देने पर वो परिमाप आपका आएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप अच्छे से देखे होंगे और जो भी आपको दिक्कतें हुई होंगी उसका सॉल्यूशन भी आपको मैंने इस फार्मूले के जरिए समझाया होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये वीडियो आपको। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को प्रयास अकादमी। प्रयास अकादमी फिर से मैं एक बार आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।